हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ। इस वीडियो में हम लोग जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ठीक है, अपडेटेड मॉड्यूल, अमेंडेड मॉड्यूल, ठीक है, मई 2021, नवंबर 2021, जैन 2021, तीनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा। और रजिस्ट्रेशन का पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम इससे, और एक एक क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको अगर जब भी एग्ज़ाम में आप कॉन्सेप्चुअली कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से। हम ये पूरा मॉड्यूल की एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट है। देखो, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अट्रैक्टिव स्टडी मैट बनाए हैं। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऑथर्स की बुक पढ़ें, कुछ समझ में आ जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफ़र कीजिए। काफ़ी अच्छे मॉड्यूल बनाए हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आईडीटी, स्पेशली मैं आईडीटी की बात कर रहा हूँ। आईडीटी के मॉड्यूल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप उनको देखिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, एक तो ये दे रखा है पहले आपको, ये पढ़ने से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट को, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, वो डेफिनेशंस आपको हर चैप्टर में दे रखी होगी, बट दिस इज़ रिलेटेड टू एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो इस रजिस्ट्रेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड डेफिनेशंस है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो ठीक है, आप डेफिनेशन का पार्ट स्किप कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो ये टैक्सेबल पर्सन के अंदर हम कौन कौन से सेक्शन कवर करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। जो हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे उसमें हम पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 23 स्पेसिफिकली कहता है कि कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होंगे। सेक्शन 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, और सेक्शन 25 प्रोसीजर बताता है। 26 डीम रजिस्ट्रेशन बनाता है, प्रोविजनल रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 22, 23, 24। ठीक है, फिर हमारा रहता है 27, फिर रहता है 28 और 29 और 30। ऑलमोस्ट सारे रहते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आज तक मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 22 से, लाइक पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है? तो ये तो एक्ट की लैंग्वेज दे रखी, ठीक है यहाँ पे, बट हम ये पॉइंट से पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? 20 लाख होती है जनरली, बट इसके अंदर अलग अलग दे रखी है, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। या तो गुड्स की सर्विस करो या सप्लायर की सर्विस करो, आप बस सिर्फ मेरे को सुनो कौन कौन के स्टेट में एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, एक चार्ट भी है, उस चार्ट से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होती है? लाइक एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। पहली कंडीशन तो ये होती है रजिस्ट्रेशन में, इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करें तो, एंड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से एक्सीड हो जाए तो, सॉरी, प्रीवियस ईयर की जो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की, उससे ऊपर चली गई इस साल की, सॉरी करंट फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर आपकी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली गई, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। सो एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर क्रूशियल पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन को। एग्रीगेट टर्नओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होगी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमें यही ध्यान रखना है। देखो, हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कंपोजिशन स्कीम में और रजिस्ट्रेशन के एग्रीगेट टर्नओवर में। सो कंपोजिशन का जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसमें लोन एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऐड नहीं होता एग्रीगेट टर्नओवर में, बट रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में लोन एडवांसेस ऑन इंटरेस्ट इज इंक्लूड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड नहीं करते। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कंपोजिशन स्कीम के जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसी में ही उस इंटरेस्ट को माइनस करते हैं,
बाकी सभी जगह एग्रीगेट टर्नओवर में उस इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड क्या क्या होगा, एक तो टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा एग्जेम्प्ट सप्लाई, तीसरा एक्सपोर्ट्स, तीसरा इंटर स्टेट सप्लाई, और अ पर्सन हैविंग द सेम पेन एज कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस। आपके पूरे इंडिया का टर्नओवर निकाला जाएगा, ठीक है, पूरे आपकी सारी ब्रांचों का टर्नओवर मिला के निकाला जाएगा। फिर उसमें एक्सक्लूड क्या करना है, जीएसटी से रिलेटेड जितना भी टैक्स है, CGST, SGST, UTGST, इन सबको एक्सक्लूड करना है, और कॉम्पनसेशन सेस को भी एक्सक्लूड करना है, और द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई पेमेंट किया है इनवर्ड सप्लाई पे, अगर आपने RCM में कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है सामने वाले की, तो उसको भी आपको यहाँ पे उसका पेमेंट उसको ऐड नहीं करना, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा कोई भी सप्लाई हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्टेड हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, सब ऐड होगी एक्सेप्ट दीज, ओके। अब बात करें एग्रीगेट टर्नओवर की, बात होगी, ठीक है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई फॉर विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये सब कुछ वही दे रखा जो ऊपर हमने उस शॉर्ट चार्ट में पढ़ा। अब उस चार्ट से आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। आप सिर्फ उस चार्ट को माइंड में रखो, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन, और इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बेहतर मॉड्यूल बना रखा है। अभी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है जिसमें रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड है, वो GST ऑन सिटिंग फीस पेड टू इट्स डायरेक्टर्स फॉर विच सर्विस रेंडर्ड बाय देम। रिवर्स चार्ज में पे किया है, आप सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर, अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स टू रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड विल बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट द रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई कौन ले रहा है, कंपनी, ठीक है, किससे, डायरेक्टर से। अभी वहाँ पे टैक्स कौन पे कर रहा है, रघुवीर, बट वो जो सप्लाई होगी वो किसकी होगी, डायरेक्टर की, ठीक है, कंपनी की सप्लाई नहीं होगी। तो आप ये इस चीज़ को ध्यान रखो, ओके। ये एक बहुत ही एग्जांपल, अगर आप इस टाइप के एग्जांपल्स रियल लाइफ में करते हो तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये बिलीव करता हूँ, जो लास्ट पेपर आया वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आया। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ बी पार्ट दे देगा, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड द एलिमेंट ऑफ CGST। सेम चीज़ ऊपर हमने पढ़ ली है, हम सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। एक डीलर है X हु हैज़ 2 ऑफिसेस, उसके 2 ऑफिसेस हैं, वन इन दिल्ली एंड अनदर इन हरियाणा, ओके। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर X इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, turnover of both the offices would be taken into account, and only if the same exceed the application threshold limit, X is liable for registration. So threshold limit हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन देखना है तो हम उसकी सारी ब्रांचों का टर्नओवर देखेंगे, एक ब्रांच का टर्नओवर नहीं देखेंगे। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बहुत ऑफिसेस। अभी बात करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। इसका एग्जांपल पढ़ते हैं आपको कि ये एग्जाम सप्लाई इसको इंक्लूड करेंगे। देखो, मधुर ऑयल, पंजाब इज इंगेज इन सप्लाइंग ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल, दोनों एग्जाम सप्लाई है, शेड्यूल 3 में आती है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू GST, सॉरी, पेट्रोल नॉट लेविएबल GST, बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल टैक्सेबल होता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द मधुर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर के अंदर हम पेट्रोल का जो सप्लाई का वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। यही पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, ताकि उसका अपन कंसिडर कर पाएंगे वो रजिस्ट्रेशन का लायबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर एग्जांपल है, मोहिनी एंटरप्राइजेज हैज़ अपॉइंटेड बेड फोर्स एंड एसोसिएट्स इट्स एजेंट, ठीक है। बेस्ट फोर्स एंड एसोसिएट्स मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन एज वेल एंड ऑन बिहाफ ऑफ द मोहिनी एंटरप्राइजेज, ठीक है। नाउ एजेंट और प्रिंसिपल की, ठीक है। नाउ ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाई बेस्ट फोर्स, ठीक है, as an agent of Moini Enterprises as well as on its own will be included in the aggregate turnover of best foods। जो एजेंट सप्लाई करेगा वो टर्नओवर किसका होगा, वो टर्नओवर होगा प्रिंसिपल का। आप देख सकते हो मोइनी एंटरप्राइजेस है, हैज़ अपॉइंटेड बेस्ट फूड्स, ठीक है, तो सॉरी एजेंट का टर्नओवर होगा वो, तो मोइनी एंटरप्राइजेस का टर्नओवर नहीं होगा। अगर एजेंट कोई भी सप्लाई करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो वो टर्नओवर किसका होगा, एजेंट का। ये चीज़ आपको मायने में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन अ स्टेट, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन अ स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर इज द डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन द स्टेट।
एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया, सारे स्टेट का टर्नओवर, और टर्नओवर ऑफ द स्टेट क्या हो गया, लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का टर्नओवर। सिंपल सी बात है, चैप्टर 3 में इसको आराम से डिस्कस किया है चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम प्रमाइस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब आपने किसी जॉब वर्क को भेजा, ठीक है, नाउ आप उस जॉब वर्क की प्रमाइस से, फ्रॉम द प्रमाइस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, ठीक है, वहीं से सेल कर रहे हो, तो वो जो सप्लाई होगी वो इंक्लूड नहीं होगी इट्स एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। किसके, सॉरी, एग्रीगेट टर्नओवर होगा ना जिसका सप्लायर का, उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर होगा तभी। तो आप इसका चार्ट देख सकते हो, देखो एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है, ठीक है, सप्लाई गुड्स डायरेक्टली टू द बायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ऑन द सेम। किसको, बायर को कर दिया, तो नोट क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी treated as the supply of goods by the principal and the value of such goods shall be included in the aggregate turnover of the principal। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में जोड़ी जाएगी, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के अंदर नहीं, ठीक है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द जॉब वर्कर वर्किंग प्रोसेस इज द सेम, सो अभी ये चीज़ पढ़ ली हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि वैल्यू ऑफ द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इट्स टर्न एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब रजिस्टर्ड जॉब वर्कर होगा ना, उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। मैंने पहले कहा था कि जॉब वर्कर में होगा, बट मैं गलत था। जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। एजेंट अगर प्रिंसिपल का सामान सोल्ड करेगा, एजेंट अगर प्रिंसिपल का सामान सोल्ड करेगा तो वो एजेंट के टर्नओवर में आएगा। अगर जॉब वर्कर प्रिंसिपल का सामान सेल करेगा तो वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, ठीक है, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर अगर प्रिंसिपल का सामान सेल करेगा तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। एग्ज़ाम में लोग एजेंट और जॉब वर्कर के केस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। एजेंट के केस में एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, जॉब वर्कर के केस में प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान रखें, आपके आराम से 3 से 4 मार्क्स पक्के आ जाएंगे एग्जाम में। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट की, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। सो द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 22(1) इज 20 लाख। सबसे बेसिक लिमिट 20 लाख रुपए, ठीक है। एवरी सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी की भी अगर 20 लाख से ऊपर होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, ये एक बेसिक कंडीशन है। अब उसकी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, जम्मू कश्मीर हो गया, बट जम्मू कश्मीर को अभी इस कैटेगरी से निकाल दिया है, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर को याद नहीं रखना, फिर मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। देखो ऐसे में बढ़ाऊंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं एक चार्ट बताता हूँ, उससे आपको आराम से समझ में आएगा। तो चार्ट कुछ ऐसे है, देखो आप चार्ट देखेंगे, आपको चार्ट से एकदम समझ में आ जाएगा। आपको कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सभी बुक्स यहीं से फॉलो करती है। तो आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ध्यान रखिए। देखिए, अगर कोई भी स्टेट या कोई भी सप्लायर विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख और बहुत गुड्स एंड सर्विस, कौन कौन से वो स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, एन और टी, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर ये 4 स्टेट से अगर आप सप्लाई करते हो किसकी, गुड्स और सर्विस की, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो हो जाएगी 10 लाख रुपए, ठीक है। याद रखना, गुड्स और सर्विस दोनों अगर आप इन स्टेट से सप्लाई कर रहे हो तो लिमिट रहेगी 10 लाख। कहाँ से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। सो इन 4 स्टेट से अगर आप सप्लाई करते हो तो आपकी लिमिट 10 लाख रहेगी, ठीक है। फिर सेकंड चीज़, स्टेट यूटी विद द थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर द बोथ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है
और भी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर इनसे अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, इन 6 स्टेट से अगर आप गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहे हो, गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो 20 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। फिर और कोई स्टेट बचा, कोई भी अदर स्टेट, या जम्मू कश्मीर या असम या हिमाचल प्रदेश हुआ, वहाँ से अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, किसकी, सर्विस की सप्लाई कर रहे हो और गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हो साथ साथ, सर्विस प्लस गुड्स, तो लिमिट रहेगी 20 लाख, ठीक है। अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो इन स्टेट से, किससे, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट, यहाँ से अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, साथ में वो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए। इंट्रा स्टेट क्या होती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बेच रहे हो, आसाम में दे रहे हो तो असम में ही बेच रहे हो, हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में ही बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट प्लस गुड्स की सप्लाई प्लस इन 4 स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट्स प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस असम प्लस जम्मू कश्मीर, इंट्रा स्टेट प्लस गुड्स प्लस ये 4 स्टेट, अगर आप देते हो गुड्स की सर्विस सप्लाई, गुड्स की सप्लाई करते हो, तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो 40 लाख हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 20 लाख, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट से 40 लाख के ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और आप इस चार्ट को माइंड में रखिए, इस चार्ट को आप 2 बार रिवाइज किए, मैं कह रहा हूँ आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ से आप निमोनिक्स बना सकते हो अपने अपने बेस्ड पे। मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं निमोनिक्स, तो आप एक निमोनिक्स खुद के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे बैठे बैठे मैं निमोनिक्स बनाना चाहूँ, MMMNT, MMNT, ऐसा कुछ करके कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हो, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई थ्रेशोल्ड लिमिट। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज़, ठीक है। तो किस में, इंट्रा स्टेट सप्लाई में, और आसाम से है, तो आसाम है किसके अंदर, नॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लाख की आएगी, अगर गुड्स इंटर स्टेट में कर रहा है तो 40 लाख हो जाएगी, ठीक है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख रुपीज़, ओके। और गुड्स बेच रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 22 लाख। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द अबव पैरास, द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पृथ्वीराज गिवन इज 40 लाख, ठीक है। देखो इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहा है और टर्नओवर कितना है, 22 लाख, 40 लाख से कम है, और आसाम में तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST, सो वो GST में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल के अंदर ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द सप्लाई ऑफ पान मसाला इंस्टेड ऑफ शूज़। पान मसाला क्या हो गया, नोटिफाइड गुड्स हो गए। देखो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के अंदर इन्वॉल्व हो तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा कोई भी हालत में, सो ही विल नॉट एलिजिबल फॉर द हायर थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के लिए इन्वॉल्व हो, नोटिफाइड गुड कौन कौन से हो गए, एक तो आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, दूसरा एरिएटेड वाटर, तीसरा टोबैको, ठीक है, तो एक चौथा और है। तो आप नोटिफाइड गुड्स के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट में का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द हायर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakh and the application threshold limit for registration is given case will be 20 lakh, ठीक है। तो 20 लाख का जो लिमिट है वो मिल जाएगा, थस पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, 22 लाख से ऊपर हो गया टर्नओवर, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ पान मसाला, पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, द एप्लीकेशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन विल बी 22 लाख, और उसका टर्नओवर है 22 लाख, उससे ऊपर है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर एक फर्दर, इफ द पृथ्वीराज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 20 लाख, आसाम के अंदर है 20 लाख रुपीज़ होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके माइंड में अगर वो कॉन्सेप्ट्स है तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना दे, कैसा भी क्वेश्चन बना दे, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट। मैं बोल रहा हूँ मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के टीचर बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, बट वो आदमी ग्रेस्प नहीं कर पाता, ठीक है, वो ये बोलता। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप सिर्फ उन चीज़ों को पकड़ो जो एग्ज़ाम में आती है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्या पूछेंगे, नंबर्स
या कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर शिवाजी है, वो तेलंगाना में है, इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द इंट्रास्टेट सप्लाई ओके ऑफ टॉयज। अब तेलंगाना में टर्नओवर की लिमिट क्या हो गई 20 lakhs, चाहे वो सर्विस में या गुड्स में, ठीक है। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर द करंट फाइनेंशियल इज 22 lakh, ऊपर की तरह ही टर्नओवर है। सो इस केस में उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्यों? बिकॉज वो गुड्स के केस में सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट है, बट वो तेलंगाना में, तेलंगाना की लिमिट क्या है 20 lakhs, सो ही इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज टर्नओवर इज मोर देन 20 lakh रुपीज ओके। नाउ अगर अबो एग्जाम्पल ऑल द थिंग्स रिमेन द सेम, शिवाजी इज एक्सक्लूसिवली engaged in the supply of taxable service instead of toys. The applicable threshold limit for the registration will be 20 lakh. Thus, the Shivaji will be liable to get registered under GST. ठीक है, तो वो all other remaining the same. Shivaji exclusively engaged in the supply of taxable service. So taxable service में भी लिमिट क्या है 20 lakh रुपीज़, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। नाउ शिवाजी इज engaged in the supply of both taxable सर्विस एंड गुड्स, तो उस केस में भी सेम ही लिमिट होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो तीनों का आंसर सेम है, ठीक है। अब बात करें अशोका, मणिपुर से है, मणिपुर में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 10 लाख, ठीक है। सो अभी उनका टर्नओवर कितना है 12 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं पेपर्स की, तो उस केस में उनकी लिमिट 10 लाख है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है, बिकॉज उससे ऊपर है उनका टर्नओवर 12 लाख रुपए। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में अशोका इज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई सर्विस के केस में भी उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, गुड्स या सर्विस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, और दोनों में इन्वॉल्व है तो उस केस में भी सेम है, तो आंसर सेम रहेगा तीनों के अंदर, ठीक है। फिर एक है राघव, आसाम से, इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इट्स टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर आसाम शोरूम इज 28 लाख ओके, 40 लाख से कम है, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं किसकी, गुड्स की, आसाम के अंदर है, तो उनकी टर्नओवर लिमिट 40 लाख हो जाएगी। नाउ अनदर शोरूम त्रिपुरा में है, उसका टर्नओवर 11 लाख है ओके, कोई तकलीफ नहीं है। सिंस द राघव इज द इंगेज इन द सप्लाई ऑफ गारमेंट्स विल बी इन द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, स्पेशल कैटेगरी में, तो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी 10 लाख, क्यों? क्योंकि वो 10 लाख, ठीक है, गेट रिड्यूस टू 10 lakh। फर्दर राघव इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द बोथ आसाम एंड त्रिपुरा। देखो आसाम में था तब तो 40 लाख थी, बट वो त्रिपुरा में भी सप्लाई कर रहा है, तो त्रिपुरा आ गया, उसकी वजह से उसकी जो टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख वो डिक्रीज होकर 10 लाख आ गई, तो इस केस में अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो एक ऐसे स्टेट में सप्लाई कर रहा है जहाँ पे लिमिट 40 है, बट दूसरा स्टेट उसके अंदर त्रिपुरा आ गया 10 लाख वाला, तो वहाँ लिमिट 10 लाख हो जाएगी। ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर निकालते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है आप एक एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं और अपना उसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो इस चैप्टर को आराम से करके जाइए, आपको 12 से 15 मार्क, 8 से 9 मार्क आराम से मिलेंगे, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक प्लेस, ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो उदय एंटरप्राइजेज है, engage in the supply of taxable goods in Maharashtra, okay, it also supplies alcoholic liquor for human consumptions, ठीक है, from Nagaland, ठीक है, its turnover in the current financial year is 34 lakh, okay, and 8 lakh in the Nagaland, ठीक है, तो लीकर की सर्विसेज दे रहा है, लीकर बेच रहा है, ठीक है, और उस वो एक एग्जेम्प्ट है। So since Uday Enterprise exclusively engaged in making supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit for the obtaining registration is 40 lakh. However, the threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case, as supply of alcoholic liquor for the human consumption from Nagaland, one special category state, are not taxable supply. ठीक है, फिर in the given case, since the aggregate turnover of Uday Enterprises exceed the applicable threshold limit of 40 lakhs, it is liable to obtain registration. It will obtain registration in Maharashtra, ठीक है, but it is not required to obtain registration in Nagaland as he is not making any taxable supply from the said state. तो आप समझ रहे हो, देखो उसका बिजनेस कहाँ का है, एक तो महाराष्ट्र में और एक नागालैंड में। महाराष्ट्र का टर्नओवर कितना है 34 लाख, और नागालैंड का टर्नओवर कितना है, नागालैंड का टर्नओवर उसका
8 लाख रुपए, ठीक है। नाउ उदय एंटरप्राइज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी? 40 लाख, ओके। हाउएवर द थ्रेशोल्ड लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। क्यों? क्योंकि जो मणिपुर है, ठीक है, सॉरी नागालैंड है, नागालैंड में वो जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख। बट अभी वहाँ पे कितने रुपये टर्नओवर है वहाँ का? 8 लाख रुपये टर्नओवर है नागालैंड में, ठीक है। सो थ्रेशोल्ड लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। In this case, supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland, one of the special category are not taxable supply, ठीक है। तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो इसीलिए वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो उनका टर्नओवर 10 लाख की लिमिट तक नहीं जाएगा। सो इन दिस केस, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द उदय एंटरप्राइजेज exceed the applicable threshold limit of 40 lakh, it is liable to obtain registration. Now it will obtain registration for Maharashtra, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन नागालैंड। तो उनकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से तो ऊपर हो गई, ठीक है, बट नागालैंड में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाई में इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से देख के जाइए एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर भी अभी भी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक वर्चुअली समझा देता हूँ। महाराष्ट्र में टर्नओवर कितना? 34 लाख। नागालैंड में टर्नओवर कितना है? 8 लाख, ठीक है। अभी उनका टोटल टर्नओवर कितना हो गया? अब एक्सीड 40 लाख हो गया। बट जो नागालैंड में वो सप्लाई करे स्पेशल कैटेगरी में अल्कोहल कंजम्पशन की, तो उस केस में उनका टर्नओवर कितना? 10 लाख से कम है, ठीक है। और वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट महाराष्ट्र में उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ कह रखी है इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। आप किसी को बिजनेस ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, कोई भी केस में, डीमर्जर हो गया उस केस में सच में, तो वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। फिर एक बात है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 24 की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सो कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है वो बता देता हूँ। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो आप, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपकी टर्नओवर लिमिट 20 लाख और जो 10 लाख ऊपर पड़ी उससे ज़्यादा है स्पेशल केसेस में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। फिर इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है। नाउ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होगा, जो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, उस केस में भी 20 लाख वाली लिमिट होगी और स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख, ठीक है। अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर है, और विल द बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एज मैंशनड इन पॉइंट नंबर 1 अबव। सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर है, ये क्वेश्चन आया था इस बार, इसके अंदर बोला था कि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर इन्वॉल्व है, जो सारा काम होता है एक हैंड से भी होता है और मशीनरी से भी होता है, इक्वली होता है। तो उस केस में उस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कही थी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, तो मैं बोल रहा हूँ लेना है। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स गुड और मशीन को इक्वली यूज़ किया है। अगर कहते थोड़ा सा पार्ट यूज़ करें मशीनरी में तो वो एग्जेम्प्ट होता, वहाँ पे उसकी टर्नओवर लिमिट देखते 20 लाख से कम है तो उसको छोड़ देते। बट वो टर्नओवर लिमिट भले ही 20 लाख से कम है, बट वो मशीनरी भी यूज़ कर रहा है, तो उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। ये एक की पॉइंट था। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। सो ऐसा पर्सन जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता हो, किस पे? इनवर्ड सप्लाई पे, तो उस पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। नाउ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, NRTP होते हैं जो बाहर से आते हैं इंडिया में, तो उन केस को भी टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, ओला, सबको रजिस्ट्रेशन लेना है, और इनके ऊपर जो 50 to 20 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एप्लीकेबल। देखो क्या बोलते हैं, एवरी ECO हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स सोर्स अंडर 52, person who is supplying goods services other than supply specified under section 9 subsection 5 through the ECO who is required to collect set source 52 but threshold limit which 20 lakh ठीक and 10 lakh is available in case of supply of service through the ECO,
ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस करें तो उस केस में आपको यहाँ पे भी लिमिट मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51, जो 51 के अंदर अथॉरिटीज़ होती है उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। पर्सन हु इज़ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, ठीक है। तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। कौन? ऐसे पर्सन जो किसी के बिहाफ पे एज ए एजेंट सर्विस दे रहे हैं, अदर देन टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो भी रजिस्ट्रेशन लेना है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा बेस एक्सेस ऑफ रिट्राइवल, OIDR की सर्विसेज दे रहे हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे तो उस केस में OIDR को रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर उसका ऑफिस यहाँ पे नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर पर्सन हु इज़ आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 5, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है उसके हिसाब से। अभी CTP और NRTP का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको दूसरे इसी चैप्टर में अलग से एक्सप्लेन किया है। कुछ नोट्स दे रखे हैं। इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, ही इज रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, ठीक है। अगर आप 51 में टैक्स काट रहे हो और आपका पहले से रजिस्ट्रेशन लेगा तो 51 के लिए दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेपरेट। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इवन थ्रू इट्स मे बी सेपरेटली रजिस्टर्ड, ठीक है। IST is required to obtain a separate registration even though is may be separately registered, ठीक है। ISD को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है जो 51 के अंदर है और जो ISD है उन दोनों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उनका पहले से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है। फिर करते हैं पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23। सो सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन है? सबसे पहले आ जाता है पर्सन engaged in exclusively in the business of supplying goods and services not liable to tax, wholly exempt from tax, ठीक है। अगर आप completely exempt और जो टैक्स ही नहीं लगता उनको अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वैसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और समझ आता है। मधुर ऑयल से पंजाब इज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल एग्जाम्प्ट सप्लाई है। शेड्यूल 3 सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लाइबल टू GST, thus Madur Oils is not liable for registration as it's engaged in the exclusively in the supply of goods not leviable to tax, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। भव्य ज्योति फाउंडेशन है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 is exclusively engaged in the supply of service by way of charitable activities. Services by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities are exempt from GST. Okay, now Bhavya Jyoti Foundation is not liable for registration as it is exclusively engaged in supply of service exempt from tax. So अगर आप एक तो एग्जेम्प्ट सप्लाई और जो ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर GST नहीं लगता इनमें इन्वॉल्व हो एक्सक्लूसिवली, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। यही 2 क्वेश्चन के एग्जांपल दे रखे हैं। सेकंड आता है एक एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। सो अगर खुद की लैंड है तो ठीक है, लेबर ऑफ द फैमिली और सर्वेंट्स ऑफ द वेज पीपल। तो आप अगर फील्ड्स होती ना, खेत से रिलेटेड खेती में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उस केस में आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बट आप अगर वहाँ पे डेयरी चला रहे हो, डेयरी केस में अगर आपने बहुत सारी गायें भैंसें रखी है और उनसे दूध निकाल के बेचते हो आप, तो उस केस में आप लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देश बंधु है इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट इंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ व्हेन इट इज़ हिज फील्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब and he was exclusively engaged in the supply of wheat cultivated in this field in the previous year. So he is not liable for registration. He was exclusively engaged in the supply of produce out of cultivation of land, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ लैंड को ध्यान रखना है, लैंड से रिलेटेड होना चाहिए।
So in the current year, he decides to start trading in rice apart from supplying of wheat produce. So his turnover from the current is 32 lakh from supply of wheat or 9 lakh from the rice. So is engaged in the trading of the rice. Rice is not covered under section 23. So threshold limit for registration applicable to a person exclusively engaged in the supply of the goods in the state of पंजाब. स्टेट ऑफ पंजाब मतलब इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे 40 लाख की लिमिट आ जाएगी. एंड एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ द देश बंधु प्राइवेट लिमिटेड इज 41 लाख, दैट इज 32 लाख प्लस 9 लाख. एग्जाम और दोनों को जोड़ देंगे तो वो एक्सीड हो गई, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है. फिर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे बात आ जाएगी, ठीक है. देखो आप क्या कहते हैं, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई. अगर आप RCM की सप्लाई दे रहे हो तो वहाँ पे लाइबिलिटी किसकी पे करने की होती है, रिसीवर की. तो सप्लायर को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ना तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा और ना गवर्नमेंट को पे करेगा, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. मणिकरण ट्रांसपोर्ट है, द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी engage in exclusively supply of GTA services liable to tax under reverse charge. Since tax is being paid on GTA service at 5% in the given case, okay, तो 5% जब रेट रहेगी तो वहाँ पे RCM में टैक्स पे होगा. कौन पे करेगा? रिसीवर. Thus, it is exempt from registration as it's engaged in the exclusively making supply tax on which is liable to paid under reverse charge. So GTA, Manikan Transport, supplier said service to Divakar Manufacturing Private Limited, whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. However, since Divakar Manufacturing Private Limited has to pay tax on GTA service under reverse charge, so it is required to obtain registration mandatorily in respect of its aggregate turnover. So मणिकरण को रजिस्ट्रेशन लेना है यहाँ पे. मणिकरण सर्विस दिवाकर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल सिंस द दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग जो होंगे जिनको हम सर्विस दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है. वो RCM में टैक्स पे करेंगे. तो आप सबको समझ में आ गया होगा. बी पॉइंट, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई. अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो ना, सो अप टू 20 लाख इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, 20 लाख तक टर्न ओवर है, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. देखो, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल सर्विस, तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है. ढोला एंड कंपनी है, दिल्ली में लोकेटेड है, सप्लाई करते हैं गुड्स की इन द एंगेज द सप्लाई ऑफ गुड्स नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दोनों में. इट एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 10 लाख. इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, 10 लाख का टर्नओवर है. सिंस द इज एंगेज इन द मेकिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर मैंडेटली अंडर GST रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर. देखो क्या लिखा है, एंगेज इन द मेकिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है. चाहे उसका टर्नओवर कितना हो, बट आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा. सो आप इन द अबव केस companies engage in the interstate supply of taxable services instead of goods, so it will eligible for the exemption from GST registration till the aggregate turnover does not exceed 20 lakh. तो याद रखना, अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको लिमिट 20 लाख की मिलेगी. बट अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो उस केस में आपका टर्नओवर 1 रुपया भी होगा, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. इस चीज़ को आप माइंड में रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. GST में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको सब क्वेश्चंस को एक बार मगअप कर लोगे, आपको आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं आएगी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. अगर रजिस्ट्रेशन सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका टर्नओवर 1 रुपया भी होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस कर रहे हो, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, तो उस केस में आपको 20 लाख की टर्नओवर की लिमिट मिल जाएगी, ठीक है. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है. सी पार्ट, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख. सिंपल सी चीज़ है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे 20 लाख की लिमिट मिलेगी. बट 20 लाख की लिमिट कब मिलेगी? जब वो इस एक्सक्लूसिवली हैंडीक्राफ्ट गुड्स में हो और जो गुड्स, देखो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है. नाउ
उसके अंदर वो थोड़ा सा मशीनरी पार्ट भी यूज़ कर सकता है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट exceed the amount of 20 lakh, in case of special category 10 lakh, and sir person obtain a PAN and have a generated e-way bill। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उसको आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मशीन का केस, मतलब एक एग्जांपल आया था इस बार एग्जाम में क्वेश्चन, अगर हाफ मशीनरी यूज़ कर रहा है हाफ हैंडीक्राफ्ट, तो मेरे हिसाब से उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, क्योंकि वो मशीनरी का आधा पार्ट यूज़ कर रहा है, वो माइनर थोड़ा सा पार्ट यूज़ कर सकता है मशीनरी का, तो उस केस में उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। और लिमिट देखेंगे 20 लाख की। देखो, अर्जिया प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। इट सप्लाइज दीज गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ यूपी एंड उड़ीसा। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 15 lakh। ओके। Although Ariza Private Limited is engaged in the making of interstate supply of taxable goods, it is not liable to obtain registration till the aggregate turnover does not exceed rupees 20 lakh. So it has availed the exemption from registration under section, देखो क्या कहा है उसने, अरीजा है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इस सप्लाईज दीज गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, और वहाँ पे वो गुड्स ट्रांसफर कर रही है, एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इज 15 लाख। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड एंगेज द मेकिंग ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इट इज़ नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। हैंडीक्राफ्ट स्पेसिफिकली बोला है, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में है तो वहाँ पे लिमिट देखेंगे 20 लाख की। ठीक है। सो एग्रीगेट लिमिट डज नॉट एक्सीड 20 लाख, तो उस केस में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, एग्जाम्प्ट होंगे रजिस्ट्रेशन से, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर यह है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, जो ऊपर वो था पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, करेक्ट। अभी हम बात करें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन इसका आया था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। ठीक है। सो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे 20 लाख की लिमिट देखेंगे। CTP मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है। और CTP मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ when made by the craftsman predominant by hand even though some machinery may be used। सो यहाँ पे यूज़ किया है सम मशीनरी। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सम मशीनरी, एक्सक्लूसिवली हाफ मशीन यूज़ नहीं कर सकते, सम मशीनरी। तो इस पॉइंट को याद रख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, आप नोट भी डाल सकते हो। नाउ कंडीशन क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए वो बता देता हूँ। CTPs आर अवेलेबल, बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ ₹20 लाख, 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी, एंड सच पर्सन हैविंग ऑब्टेन पैन एंड हैविंग जनरेटेड एन ई-वे बिल। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू द ECO with aggregate turnover up to 20 lakh. So person making supply of service other than supply specified under 9(5) ECO. So ECO जो होंगे other than supply जो 9(5) वाले होंगे, ठीक है, 20 लाख के टर्नओवर तक उनको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर हुआ तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सो देयरफॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स स्पेसिफिकली ECO service provider whether supplying interstate supply through the ECO will exempt from obtaining registration if their aggregate turnover does not exceed ₹20 lakh in case of normal states, and special states के अंदर 10 लाख की लिमिट। ठीक है। So liability to register in respect of service provided by the commission agent for the sale purchase of agriculture produce। ठीक है। So Mr. A sells agriculture produce by utilizing the service of Mr. B, who is a commission agent as per the Agriculture Produce Marketing Committee Act of the state। Mr. B identify the buyer and sells the agriculture। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में कहा गया है। अभी कहा गया प्रोड्यूस ऑन, ये सिंपल सी चीज़ें, अब इसको इतना नहीं पढ़ना, बस अब इस चार्ट देख लीजिए। चार्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। पूरी जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं। Person engaged in exclusively in the business of supplying goods, services, but not liable to tax। ठीक है। तो पर्सन अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई में तो उसको वहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, पर्सन engaged in exclusively in the business of supplying goods and services, बहुत wholly exempt from tax, तो उस केस में भी टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना।
एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन ले लेना। एक्सटेंड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, डेयरी वाला नहीं होगा। फिर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। सो स्पेसिफाइड पर्सन पढ़े हमने, हैंडीक्राफ्ट्स वाला हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, जो भी है। सो पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दीज आर द पर्सन्स हु इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ हमने सेक्शन 23, 24 और 22 पढ़े। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं है, बस टाइम लिमिट्स याद रखनी है मेरे हिसाब से इसके अंदर, और कोई मेजर चीज़ें नहीं है जो आपको इसमें याद रखनी है प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर्स के अंदर आप सिर्फ टाइम लिमिट्स ध्यान रखिए और कुछ मत ध्यान रखिए, इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर आगे बात करें, प्रोसीजर होने के बाद हम पढ़ेंगे, प्रोसीजर होने के बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे। अमेंडमेंट भी टाइम लिमिट देखनी है, ठीक है, मेजर अमेंडमेंट्स, माइनर अमेंडमेंट्स, तो वो सब पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन, उसके हमने सेक्शन के 22, 23 और 24 बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 23, 24 और 22 में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी करूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ CA फाइनल, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू रजिस्ट्रेशन चैप्टर एज वॉट इश्यूज़ विच आई फील। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।